ओके, तो बेटा फ्लूइड्स का सबसे पहली चीज क्या है, बेटा फ्लूइड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज्यादा होती है। फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो दो चीज आती है बेटा, फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आ जाता है और गैस भी आ जाते हैं, राइट। फ्लूइड के अंदर दोनों चीज आती है, लिक्विड एज वेल एज गैस। फ्लूइड की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, द थिंग्स व्हिच कैन फ्लो। ओके, जो भी चीज ऐसी है जो फ्लो कर सकते हैं उसको हम फ्लूइड कहा जाता है। गैस भी, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है, इसलिए फ्लूइड के अंदर हमको दोनों कंसिडर करना है। कोई डाउट यहाँ तक? नो। ओके, अब बेटा हम लोग इस एग्जाम मतलब इस चीज को समझने के लिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग आइडियल फ्लूइड डिस्कस करने वाले हैं। आइडियल फ्लूइड मतलब हमारा फ्लूइड जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो ये टोटल चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, मतलब फ्लूइड जब रेस्ट पे है तब क्या होगा। सेकंड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं कि जब फ्लूइड जो है वो पूरा का पूरा मूव कर रहा है तब क्या होगा। ओके, और तीसरी चीज है उसको हम बोल सकते हैं फ्लो, राइट। उसका जो फ्लूइड के अंदर फ्लो हो रहा है। स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब है कि कंटेनर रखा हुआ है और ये रेस्ट पे है, सो इसको मैं स्टैटिक फ्लूइड बोल सकता हूँ। डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड मतलब क्या होगा, फ्लूइड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फ्लो। फ्लो का मतलब ये फ्लो के अंदर मतलब ये बेसिकली डायनामिक्स के अंदर ही आ जाएगा कि फ्लो किस किस टाइप के होते हैं और उसके अंदर हम किस तरह से आगे डिस्कशन करेंगे, राइट। और एक अगर मैं बोलूं तो जो दूसरा मेन टॉपिक है दैट इज सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन। तो बेसिकली इसको हम लोग इस 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लो जो है उसके अंदर हम डायनामिक्स के अंदर बात करेंगे, जिसके अंदर टर्बुलेंट फ्लो आता है, लैमिनार फ्लो आता है, इस सब चीज की बातें करेंगे। ओके, आइडियल फ्लूइड की पहले जब बात कर रहे हैं तब इसका मतलब ये है कि हम जो फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशन ले रखी है। जैसे हमने रोटेशन और इन सब में पहले पहले कंडीशन ली थी कि अगर कोई हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो रिजिड ऑब्जेक्ट है। ओके, इसी तरह से फ्लूइड के लिए जब बात करेंगे तो कुछ कंडीशन ले रखा है। पहला कंडीशन है कि जो फ्लूइड हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात चल रही है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब फ्लूइड को हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कंप्रेस नहीं कर रहा हूं तो मतलब बेसिकली लिक्विड की बात कर रही होगी, बिकॉज गैस तो सारे के सारे कंप्रेस हो ही जाते हैं बहुत इजीली। ओके, तो अगर मैं आइडियल फ्लूइड की बात करूं तो हम लोग सबसे पहले बात चलती है कि लिक्विड की बात चल रही है, वो भी ऐसे लिक्विड की जो कंप्रेस नहीं हो सकता। दूसरा हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं कि जो विस्कोसिटी है वो जीरो। विस्कोसिटी है वो 0 है। ओके, देयर इज नो विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी मतलब बेसिकली फ्रिक्शन। किस तरह से फ्रिक्शन समझते हैं, अगर मान लो फ्लूइड है, उसी के नीचे दूसरा लेयर ऑफ फ्लूइड है, इसी के नीचे तीसरा लेयर ऑफ फ्लूइड है, इस तरह से लेयर ऑफ फ्लूइड्स बनते जाएंगे, राइट। ऊपर वाला फ्लूइड नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा उसके वेट की वजह से, नीचे वाला फ्लूइड और नीचे वाले फ्लूइड पे फोर्स लगाएगा वेट की वजह से, तो ये पॉसिबल है। बट विस्कोसिटी जब 0 बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि जब ये फ्लूइड आगे मूव करेगा, ऊपर वाला लेयर अगर आगे मूव कर रहा है तो नीचे वाला लेयर उसको रोकेगा नहीं। रोकेगा नहीं मतलब रेजिस्ट नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, जब ऊपर वाला लेयर ट्रैवल करता है आगे तो नीचे वाला लेयर क्या करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। आया समझ में? जैसे हनी की बात करें तो हनी के लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे बहुत सारा फोर्स लगाते हैं। ओके, तो हम ऐसे लिक्विड्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर विस्कोसिटी अभी नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? और ये लिखना है साथ साथ में समझ में आ गया? नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ। लिखो लिक्विड्स एंड गैसेस, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, liquids and gases can flow and therefore it is known as fluid. Liquids and gases can flow, therefore it is known as fluids. Therefore it is known as fluid. Okay, उसके बाद लिखो
fluids and solids are different in many situations. Okay, fluids and solids are different in many situations. Okay, जैसे बेटा मैंने ये विस्कोसिटी की बात की, अगर इसी तरह की बात अगर हम लोग सॉलिड में करते, सेम चीज में सॉलिड में करता कि मान लो बॉक्स है, उसका ऊपर वाला लेयर पे कुछ फोर्स लगा जिसकी वजह से वो आगे जाना चाहता है, तो क्या होता है? क्या ऐसा अकेला आगे जा सकता है? No. क्या ऊपर वाला लेयर अकेले स्लाइस करके आगे जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने ज्यादा है कि उसको आगे नहीं जाने देंगे, और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। मतलब ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये क्या है? इस तरह के फोर्स को Shear force. राइट, शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। जबकि इधर मैं बात कर रहा हूँ तो एक तरह से विस्कोसिटी जीरो, मतलब ये शियर स्ट्रेस की बात हो रही है कि ऊपर वाले फोर्स को, ऊपर वाले लेयर को धक्का लगाया तो वो अकेला निकल जाएगा, नीचे वाला उसको कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो जब मैं लिख रहा हूँ कि भाई विस्कोसिटी जीरो है, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इजीली अपना शेप चेंज कर सकता है। फ्लूइड जो है वो इजीली अपना शेप चेंज कर सकता है, सॉलिड अपना शेप इजीली चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट लिखो, शियर स्ट्रेस कैन चेंज, नेक्स्ट, shear stress can change the shape of solid. Shear stress can change shape of the solid, keeping its volume fixed. सर एक बार स्टार्टिंग से shear stress can change the shape of a solid, keeping its volume fixed. Whereas fluid has very little shear stress. And fluid has very little shear stress, and the shape of fluid can be easily changed. लिख लिया? हाँ सर। कहाँ तक लिखा तुम लोगों ने? Easily changed. सर ये फ्लूइड, शियर स्ट्रेस कैन, हाँ सर ये जो अभी आपने ऊपर लिखवा था फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स आर डिफरेंट इन मेनी सिचुएशन, तो उसके अंदर ये लिखना है। हाँ उसी के नीचे लिखना है ये। ओके, हाँ तो लिखो, अगर नहीं लिखा है तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। शियर स्ट्रेस कैन चेंज द शेप ऑफ अ सॉलिड कीपिंग इट्स वॉल्यूम फिक्स्ड, whereas fluid offers very little shear stress, and shape of fluids can easily be changed. Okay, दूसरा पॉइंट लिखो इसी के अंदर, इसके अंदर we are considering ideal fluids, which is incompressible, and very low viscosity. लिख लिया? डन सर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं।
चलो आगे लिखते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं प्रेशर के बारे में। सर सो लिख लो, हेडिंग डाल दो प्रेशर। हाँ बोलो सर, एक बार विस्कोसिटी का अच्छा मतलब डेफिनेशन बताओ ना एग्जैक्ट। ओके, विस्कोसिटी लिखो। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड, viscosity is property of fluid, resistance offer मत लिखना, viscosity is property of a fluid that resist, viscosity is the property of fluid that resist relative motion, between layers of fluid, लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक? यस सर। चलो आगे बढ़े। ओके, सो आगे हेडिंग डाल दो प्रेशर। ओके दोस्तों, जनरली बेटा हम लोग इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे वो गैसेस के बारे में नहीं करेंगे, फ्लूइड के अंदर भी स्पेसिफिकली किसके बारे में करेंगे, लिक्विड के बारे में करेंगे। तो चलो नेक्स्ट इज प्रेशर। तो प्रेशर बेटा सॉलिड के अंदर तो हम लोगों को बहुत इजीली पता था कि प्रेशर इन सॉलिड्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें से भी बेटा ये जो फोर्स होता है, ओके, उसको हम लोग एक्चुअल में लिखेंगे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट सबको पता है क्या डिफरेंस है फोर्स और थ्रस्ट में। तो सिंपल डिफरेंस ये है बेटा कि थ्रस्ट जो होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर फोर्स। समझ में आ रहा है? थ्रस्ट इज व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें कि मान लो एक कोई सरफेस है, इसका एरिया ए है, इस सरफेस पे मैंने कुछ इस एंगल पे फोर्स लगाया, ये सॉलिड सरफेस है उसमें मैंने इस एंगल पे फोर्स लगाया। ओके, ये एंगल वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, मान लो फोर्स जो लग रहा है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा, दूसरा फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब बेटा इस केस में तुमसे कोई प्रेशर पूछे कि भाई प्रेशर कितना होगा, तो क्या लिखोगे? cos थीटा एफ कॉस थीटा अपॉन। ओके यस, तो हम लोग प्रेशर लिखेंगे एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। मतलब प्रेशर को डेफिनेशन में जो फोर्स है वो एक्चुअल में फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है, नॉट टोटल फोर्स अपॉन एरिया। नेट फोर्स अपॉन एरिया नहीं है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। तो प्रेशर की डेफिनेशन फटाफट लिख लो। प्रेशर इज perpendicular force acting per unit area. Pressure is perpendicular force acting per unit area. Perpendicular force acting per unit area. हाँ बोलो सर, ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया था। क्या चीज? फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूफ नहीं है बेटा, ये हमने डिफाइन किया है प्रेशर को, पर रीजन राइट। हम लोगों ने क्या किया? प्रेशर को डिफाइन किया। तो देखो सॉलिड के अंदर बेटा ये जो फोर्स लग रहा है, जैसे कोई एंगल पे फोर्स लग रहा है तो उसके दो मैंने पार्ट डिवाइड किए, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एफ साइन थीटा जो है वो इस बॉडी को शियर फोर्स दे रहा है, Yes. बेसिकली सरफेस से पैरेलल। हाँ जबकि इसकी वजह से क्या होगा, इस केस में अगर देखोगे तो इस केस में इसकी वजह से कंप्रेशन होगा। हाँ समझ में आ रहा है? तो जब मैं एक हाँ। सिंगल फोर्स ले रहा हूँ वो दो अलग अलग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, तो उसका जो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो शियर फोर्स इफेक्ट करेगा, मतलब ये शियर क्रिएट करेगा, जबकि ये कंप्रेशन क्रिएट करेगा।
Yes, sir. ये जो फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रही है उसको हमने डिफाइन किया एज अ प्रेशर। F sin थीटा जो लग रहा है उसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रही है उसको मैंने लिखा शियर। आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. Thank you. ओके तो प्रेशर को हमने इसी तरह से डिफाइन किया है कि वो परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया करने से मिलेगा। तो इतना लिख लो जल्दी से, प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। उसके बाद ये पूरा लिख लो ताकि याद रहे कि एक्चुअल में हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। ओके इसका यूनिट भी लिख लेंगे। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ये लिखते जाना फटाफट, स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई यूनिट हो जाएगा बहुत सिंपल, फोर्स पर यूनिट एरिया है मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके जल्दी से लिख लो। ओके यहाँ तक बेटा हमने जो डिस्कशन किया, बेसिकली मैंने डिस्कशन किया सॉलिड के लिए, अभी लिक्विड के बारे में डिस्कशन नहीं किया, जस्ट प्रेशर डिफाइन किया फॉर सॉलिड। अब लिक्विड की बात करेंगे थोड़ी देर में। ये लिख लिया जल्दी से, इतना लिख लो। हाँ लिख लो जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। डन सर। सर 1 मिनट। डन। ओके ओके डन। यस सर डन। यस सर। ओके चलो अब बेटा हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया किसके लिए, डिस्कस किसके लिए किया हमने, सॉलिड। अब डिस्कस करेंगे हम लिक्विड्स के लिए। तो बेटा लिक्विड के लिए एक चीज हो जाती है कि अगर मैं लिक्विड में ओके कोई भी पॉइंट पे, अगर मान लो मैंने एक ऐसी सरफेस ले ली, लिक्विड में एक सबमर्ज ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरह की, ओके तो लिक्विड क्या करता है बेटा, लिक्विड जो फोर्स लगाता है वो सिर्फ और सिर्फ लगाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये सरफेस उस पर इस तरह से फोर्स लगाएगा, नीचे वाली सरफेस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऊपर जब ये मैं बोल सकता हूँ कि स्टैटिक लिक्विड है, तो ये जो फोर्स लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाएगा। ओके ये समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? सर वापिस एक्सप्लेन करो, मैं नेटवर्क खराब हो गया। हाँ बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी फोर्स लग रहा है लिक्विड के अंदर, ओके लिक्विड के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा। अगर सरफेस ऐसी है तो फोर्स जो लगेगा वो उससे 90 डिग्री पे लगेगा। सरफेस ऐसी है तो लिक्विड ने जो फोर्स लगाया वो 90 डिग्री पे लगाएगा। सरफेस ऐसी है, लिक्विड ने जो फोर्स लगाया वो 90 डिग्री पे लगाएगा। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में ऑलवेज जो फोर्स लगता है, ऑलवेज जो फोर्स लगेगा will be in which direction? Force will be in perpendicular direction। जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। ओके अगर तुम्हें याद है कि हमने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्कस किया था, यस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, और उसके अंदर मैंने लिखा था कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स पर एरिया। और फिर इसी चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेशर के लिए, इसी को मैंने बोला था कि इसी को प्रेशर कहा जाता है लिक्विड के केस में। तो ऐसा क्यों कहा था, बिकॉज लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा, लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वो सरफेस से 90 डिग्री पे ही होगा, इधर कोई भी पैरेलल कंपोनेंट क्रिएट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? लिक्विड जो फोर्स लगाएगा उसका कोई भी पैरेलल कंपोनेंट क्रिएट नहीं होगा, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे ही फोर्स लगाएगा। तो इसलिए लिक्विड जो है, हाँ बोलो, कोई डाउट? हाँ ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम लोगों ने कंसिडर किया है कि लिक्विड जो है वो कैसा है, स्टैटिक लिक्विड है। ओके अगर मान लो, अगर ऐसा अज्यूम कर लो कि इसने कुछ फोर्स लगाया, लिक्विड ने सरफेस पे जो फोर्स लगाया वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे लगाया, लेट्स से लिक्विड ने जो फोर्स लगाया अज्यूम करते कि इस एंगल पे लगाया, 90 डिग्री नहीं है, तो क्या होगा,
एक फोर्स ऐसा लगेगा सॉलिड पे, एक फोर्स ऐसा लगा सॉलिड पे, उससे ही अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड पे भी कुछ फोर्स लगेगा। हाँ या ना? अब ये जो लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा है वो उसको क्या करेगा, मोशन करवाने का ट्राई करेगा। आया समझ में? पर हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, स्टैटिक, मतलब लिक्विड जो है वो कभी मोशन नहीं कर रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड पे ये जो तीन फोर्स मैंने लगाया 90 डिग्री पे, जो तीन फोर्स लगाए वो बेसिकली अगर देखोगे ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स लगाए मैंने। इस डायग्राम पे मैंने जो फोर्स लगाए वो किस पे लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। अगर हम लोग लिक्विड पे लगने वाले फोर्स बताए तो इसका न्यूटन थर्ड लॉ लगाओगे तो लिक्विड पे ऐसा फोर्स लगेगा, लिक्विड ने इस पे ऐसा फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट ने लिक्विड पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगाया। लिक्विड ने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को नीचे की तरफ फोर्स लगाया। लिक्विड ने ऑब्जेक्ट को इस तरफ फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट ने लिक्विड पे इस तरफ फोर्स लगाया होगा। आया समझ में? और अगर तुम इन तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स देखोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, कोई डाउट? तो 90 डिग्री पे लगने से क्या होगा, जब स्टैटिक लिक्विड है तो हमेशा 90 डिग्री पे ही फोर्स लगेगा। आ गया समझ में? चलो तो इसकी बेटा एक ये नोट्स लिख लेना, उसमें से मैं कॉपी कर रखे दिखा रहा हूँ तुमको, जल्दी से लिख लो, या फिर टिक कर लोगे बाद में लिखोगे। टिक कर सर लेते अभी लिख दे। हाँ सर अभी अभी लिख लोगे? ओके, एक मिनट रुक जाओ। चलो मैं इसके ऊपर डाला हुआ मैंने, देख लो। ये क्या है सर? ये लिखना है बेटा, ये मैंने जो बताया वही बताया कि जो लिक्विड है वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर फोर्स ही लगा सकता है। उसका रीजन जो है वो मैंने लिखा है। ओके सर ये मतलब स्पेसिफिकली किस टॉपिक का, मतलब क्या टॉपिक क्या है? ये इसी के अंडर है, प्रेशर के अंडर ही है। पहले हम लोगों ने प्रेशर लिखा सॉलिड के लिए, अब हम लोग प्रेशर लिख रहे हैं लिक्विड के लिए। तो ओके लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा वो हमेशा 90 डिग्री पे फोर्स लगाएगा, उसके लिए ये लिखा है। लिख लो जल्दी से। सर ये डायग्राम बाद में ड्रॉ करना है? हाँ डायग्राम भी ड्रॉ करना है, या फिर डायग्राम नेक्स्ट उसमें हम पास्कल्स लॉ में डिस्कस करेंगे। डायग्राम ड्रॉ मत करो, पहले ये लिख लो। लिख लिया? यस सर। नो। ओके ओके ओके, लिख लो।
डन सर। ओके, बाकी लोगों का हो गया? वन हाँ सर। मिनट। नो सर। ओके, लिख लो। सर आज थियरी करवा देना खाली। हाँ, क्या? आज थियरी पूरी करवा लेना, हम लोग शांति से बैठ कर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, लिख लिया सर? सबने लिख लिया? यस सर। बड़े आ गए? सर थोड़ा बाकी है। हाँ। हाँ, लिख लो, जल्दी से लिख लो। सर हाँ बोलो। सर ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ स्टैटिक लिक्विड के लिए होगा ना, अगर हम डायनेमिक की बात करें तो? हम डायनामिक की बात करें तो चेंज हो जाएगा उसमें भी। ओके, हो गया सर, डन। सबका हो गया? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़े। ओके, आगे लिख लो, ये लिख लेना, प्रेशर इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। डन। ओके, उसके बाद बेटा एग्जांपल 10.1 करना है तुम लोगों को। डेंसिटी सबको पता है या बताना पड़ेगा? डेंसिटी सबको पता है, बताना पड़ेगा? डेंसिटी सबको पता है? पता है। ओके, उस पर डिस्कशन नहीं करे चलेगा, राइट? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट उसका केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सिर्फ एक छोटी सी चीज शायद मैंने पहले भी डिस्कस की थी बट फिर भी पूछ लेता हूँ। केजी पर मीटर क्यूब और यहाँ पे लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये ग्रेटर देन आएगा यहाँ पे बीच में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे? ग्रेटर देन या फिर लेस देन, इक्वल टू, तीनों में से क्या आएगा जल्दी से बता दो। 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन या लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? सर लेसर देन इक्वल टू बी इक्वल टू ऑप्शन। आएगा? अरे वाह, कौन सा? बी ऑप्शन बोल रहे हो? ओके, बाकी लोग बोलो बेटा। सर शायद ये लग रहा है। क्या सर? लग रहा है क्या क्या होता है? है रिपीट बेटा? करो ना एक बार। ग्रेटर है सर ए। बेटा मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, केजी पर मीटर क्यूब है और दूसरा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्या? इसमें से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? अरे डेंसिटी का यूनिट है बेटा, मास पर वॉल्यूम। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, बताओ ना एक बार, आपने पूछा क्या है? डेंसिटी पता है तुम्हें बेटा? डेंसिटी क्या होता है पता है? हाँ। तो डेंसिटी का अच्छा, यूनिट आपने पता पूछा है है? क्या बड़ा है क्या? हाँ, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बीच में बॉक्स बना है, उसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है एबीसी में से। ए लिख रहे हैं सब लोग, ए लिख रहे हो? बड़ा। बताओ बेटा ए क्यों बड़ा है? दृष्टि बताओ ए क्यों बड़ा है? ए आंसर क्यों आएगा मतलब? सर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को हम नॉर्मली करें तो 1000 के। एक मिनट। ये बेटा 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मैं बताऊं? हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर अगर हम लोग ग्राम और किलोग्राम में आंसर क्या आएगा पहले ये बताओ। सर ये। ये आंसर आएगा? ओके, अब हाँ। बताओ आगे। सर ग्राम और किलोग्राम में अगर डिफरेंस देखे 10⁻³ का डिफरेंस है, और मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁶ का डिफरेंस है। अच्छा, तो जैसे वो कम होगा ग्राम, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, तो शायद किलोग्राम चलो देख लो बेटा, रहने दो रहने दो।
गणित तुमने पेपर पे कुछ नहीं लिखा ना, डायरेक्ट ही सोच के आंसर दिया ना, हाँ सर। या लिख के कुछ किया? नहीं नहीं हाँ तो लिख के करते तो सही आंसर दे सकते थे शायद। सर देखो केजी पर मीटर क्यूब है, केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा 1000, हाँ या ना? हाँ। तो लिख के किया करो बेटा, ये आया 10⁻³ ग्राम। मीटर क्यूब को मैं कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में, तो बेटा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10⁻6। ये पता है सबको या कैसा है बताऊं? नहीं सर मैंने कन्वर्जन रॉन्ग किया था इसलिए। हाँ वो डायरेक्ट दिमाग से करोगे